जय हिंद दोस्तों। तो देखिए अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो क्लास वाइज हम क्या कर रहे हैं, अभी एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं 2025 के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए। चाहे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं या आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की बात करें, सबके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। वैसे हमारा ज्योग्राफी का जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन एक्चुअली क्या था कि जो लास्ट टाइम जब हमने ये वीडियो डिस्कस करा था उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी, मतलब अजीब सी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी उसमें। तो उसको हम दोबारा एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लास 11th फिर से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब फिर क्लास 11th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे जो कि है फिजिकल ज्योग्राफी। अब जैसे देखिए, अगर आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, प्रीवियस ईयर का ही है। ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। आप जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये डायरेक्ट कहाँ से पूछा गया है, फिजिकल ज्योग्राफी से ही पूछा गया है। जैसे आप ये पहला वाला क्वेश्चन देख लो, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला तो डायरेक्ट ज्योग्राफी से ही पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या है, एक साइड में पोर्ट दे रखे हैं और दूसरे साइड में उसकी विशेषताएं, फीचर्स दे रखे हैं, उसके बाद बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको 11th क्लास की ही बुक में देखने को मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो तो ये आपको किस में देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है ना, 7th चैप्टर क्लास 10th का, तो उसको अगर आप बैकग्राउंड में भी जाकर के अगर आप रीड करोगे ना, यहाँ तो हमारा रिवीजन चल रहा है, आप बैकग्राउंड में जाकर भी रीड करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी कि जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ पे भी पोर्ट्स के बारे में है, मेजर पोर्ट्स के बारे में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की वीडियो देखो या गाइडलाइंस देखो, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आपको पहले क्या करना है, एनसीईआरटी खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बेस स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, एनसीईआरटी से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, एक साइड तो पोर्ट दे दिया है, दूसरे साइड उसके बारे में आप क्या जानते हैं वो बताना था, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है यही बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कामाराजर पोर्ट, तो ये कहा गया है कि ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट है, फर्स्ट मेजर पोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर जो रजिस्टर्ड है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो मुद्रा पोर्ट है वो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन किया जाने वाला पोर्ट है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, ओन किया जाता है, लार्जेस्ट पोर्ट है। तीसरा कहा गया है जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है भारत के अंदर में। अब इन तीनों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए देखते हैं, जैसे ओनली वन पेयर सही है, ऑप्शन बी ओनली टू पेयर सही है, ऑप्शन सी ऑल पेयर सही है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई सा भी पेयर सही नहीं है। इसका आंसर दीजिए, फिर इसका आंसर आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तब तक हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 7। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अगर हम लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करें, किसी भी कंट्री की जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं ना, इकोनॉमी ग्रोथ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है ट्रांसपोर्ट। इसलिए आप जितने भी जो डेवलप्ड कंट्री देखोगे ना, चाहे आप यूएसए की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, तो या फ्रांस की बात कर लो, इन सब कंट्री के आपको नेट जो रोड नेटवर्क है या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कितनी अच्छी है और कम्युनिकेशन नेटवर्क कितनी अच्छी है। ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, उनकी जो सप्लाई होती है, लोकेशंस होती है, उनकी जो डिमांड होती हैं, वो किसके द्वारा पहुंचाई जाती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा ही उनकी डिमांड फुलफिल होती है, या जो उनकी जो सप्लाई होती है वो पूरी की जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए आपने अमेज़न से एक वॉच ऑर्डर करी, या आपने कोई भी एक जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो आपने अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर करी। वो जो आपके पास वो जो गुड्स आ रही है, वो जो सर्विसेज़ आ रही हैं, वो किसके द्वारा आ रही है? वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही आप तक पहुँच रही है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बगैर आप तक पहुँच पाना किसी भी गुड्स और सर्विसेज़ की, वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इसलिए कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो लाइफलाइन होती हैं नेशनल इकोनॉमी के लिए। तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या करते हैं, यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं ट्रेड के लिए। जैसे आपने एशियन टाइम में पढ़ा होगा सिल्क रूट के बारे में।
तो सिल्क रूट क्या था, ये ऐसा रूट था जो चाइना, अफ्रीका और यूरोप को क्या करता था, कनेक्ट करने का काम करता था। तो वहाँ पे भी वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। जो लोग एशियन टाइम पे भी क्या करते थे, तो लोग अलग अलग देशों के साथ ट्रेड करते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सिर्फ कंट्री के ही अंदर नहीं, एक्सटर्नल ट्रेड करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब जैसे देखिए, अगर हम पोर्ट्स की बात करते हैं, जो कंपनी अपने कोस्टल साइड पे पोर्ट्स बनाती है, या एयरपोर्ट की बात करते हैं, या हम रेलवे की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि यहीं से क्या होती हैं कि जो गुड्स और सप्लाईज होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में बात करेंगे, नेशनल इकोनॉमी के फैक्टर्स की बात करें, जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा और ट्रेड देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डेवलपमेंट के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हमारी कंट्री भी आज के टाइम पे क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे डेवलप कर रही है। तो हमारी कंट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड में अगर आप बात करो तो हमारी भी कंट्री क्या है, वर्ल्ड में वेल कनेक्टेड जो नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, विकसित देशों में से एक देखने को मिलेगा, जो आज के टाइम पे और भी ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। हम अपनी कंट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उस पे बात करते हैं। सबसे पहला आता है रोडवे, यानी कि जिसे हम सड़क मार्ग कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में नोट्स बना सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम में नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री के अंदर में ग्लोबली लेवल पे बात करें तो अच्छी खासी क्या है, रोड नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। कितना? तो 56 लाख किलोमीटर मिल जाएगा। तो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वो किन किन रीजन की वजह से प्रेफर किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहला, इसको कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी कम आती है, अगर हम कंपेयर करते हैं रेलवे के। रेलवे के कंपेयर में अगर हम रोड की बात करें तो वो काफ़ी कम बैठता है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। खास करके जैसे हम हिली एरिया की बात करते हैं, माउंटेन और डेजर्ट जैसे एरिया की बात करें, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ईज़ी होता है बाय रोडवे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तीसरी तीसरे रीज़न की बात करें तो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो जिसकी वजह से पहले जो प्रेफ़रेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है? रोडवे को दी जाती है, रोड ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रोड की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर में रोड को क्या है, अलग-अलग टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे हम बात करते हैं गोल्डन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल सुपर हाईवे है। ये क्या करता है, जो हमारी कंट्री की जो मेन सिटीज़ है उसको वो कनेक्ट करने का काम करता है, और कनेक्ट करने के साथ-साथ क्या करता है, एक यानी कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। तो जिस वजह से इसका नाम क्या बन गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये किस-किस को कनेक्ट करता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और जो नॉर्थ साउथ स्टेट है जैसे श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से यानी कि सिलचार से लेकर पोरबंदर तक आपको क्या है, ये कनेक्टेड देखने को मिलेगा। यानी कि जो गोल्डन इक्विलेटरल सुपर हाईवे है वो क्या करता है, इसको कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा, जो कि कनेक्ट करता है, लिंक करने का काम करता है। जो भी डिसेंट पार्ट होते हैं कंट्री के अंदर, तो उनको वो क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या करता है, जो स्टेट की जो कैपिटल्स है, कैपिटल्स को क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने का काम करता है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड किसको कनेक्ट करता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको कनेक्ट करता है, नियर बाई जो लोकेशन होती है, आसपास की जो जगह होती हैं उनको वो कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है रूरल रोड, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो सड़क होते हैं, ये प्रोवाइड कराता है कनेक्टिविटी। जो भी विलेजेस होते हैं, गांव के अंदर जो रोड्स होते हैं उन तक में वो क्या करता है, कनेक्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये किसके अंडर में आपको देखने को मिल जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत में आपको देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है।
खास करके जो भी योजना है, स्कीम है, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप एक नोटबुक रख लें, डायरी रख लें, और जितने भी जो करंट अफेयर, अगर आप करंट अफेयर तो मेनली आप फॉलो करते होंगे, तो उसके साथ साथ उसको वहाँ पे आप क्या करें, मेंशन करते चलें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। फिर आता है बॉर्डर रोड। तो ये किसके द्वारा डेवलप्ड किया जाता है, ब्रो के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसे क्या किया जाता है, डेवलप्ड किया जाता है स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्र में। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, ये तो हमारा क्लासिफिकेशंस था, जो हमने क्लासिफिकेशंस कर रखा है रोड का। फिर आता है रेलवे। रेलवे की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर आपको देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर में। और हमारी कंट्री के अंदर में जो पहला रेलवे स्टार्ट लाइन हुआ था, पहला जो रेलवे लाइन थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने 1853 में चली थी, यानी कि 1857 के रिवॉल्ट होने से 3 साल पहले, सॉरी 4 साल पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारी कंट्री के अंदर में काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पैसेंजर्स के लिए भी, और किसके लिए, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल है या जो भी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने के लिए होता है, तो जिसमें हम गुड्स ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो रेलवे भी बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर देखिए कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि इन्फ्लुएंसिंग है रेलवे नेटवर्क। तो ये क्या करता है, पहले हम बात करते हैं फेवरेबल। तो ये जो भी फ्लैट नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा। तो ऐसी जगह के लिए रेलवे काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, अपना एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनफेडेबल की बात करते हैं, जैसे हिली एरिया है, डेजर्ट है, तो इन एरियाओं पे जो रेलवे है वो अपना इन्फ्लुएंसिंग नहीं रख पाता उतना, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, अनफेडेबल हो जाता है। तो इस इन जगहों पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मेनली रोडवे देखने को मिल जाएगा। उसका देखिए हम टाइप्स ऑफ रेल गेजेस की बात करते हैं। गेजेस का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए ये दो रेलवे ट्रैक है, ये ट्रैक है, और ये जो स्लीपर सेल है, सॉरी स्लीपर सेल कर रहा हूँ, ये जो स्लीपर है, स्लीपर, तो ये जो ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ट्रैक के बीच का डिस्टेंस, इसी को कहते हैं हम गेज। तो देखिए ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो इनकी बीच की जो चौड़ाई रहती है वो कितनी रहती है, 1.67, सॉरी 1.676 मीटर आपको देखने को मिलेगा। फिर मीटर गेज की बात करते हैं तो इसमें आपको कितना देखने को मिला, कुछ एरिया में देखने को मिलेगा जिसकी जो चौड़ाई रहती है वो कितनी रहती है, 1 मीटर रहती है। नैरो गेज ये मेनली हिली रीजन में यूज़ किया जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। तो इनका जो गेज होता है वो कितना चौड़ा होता है, 0.762 मीटर होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से मैचिंग के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन का हम मेनली यूज़ किसके लिए करते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ मेजर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंट्री में, जो जैसे कि आपको आसाम टू कानपुर और गुवाहाटी एंड बरौनी देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे सलाया यानी कि गुजरात से लेकर के जलंधर यानी कि पंजाब तक के बीच में आपको देखने को मिलेगा। फिर हजीरा गुजरात से लेकर के जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, कुछ मेजर पाइपलाइंस प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी कंट्री के अंदर में जो है अभी। अब देखिए बात करते हैं वाटरवे। अब वाटरवे क्या होती है, ये वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम वाटर बॉडी, मतलब वाटर बॉडी का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक तो सस्ता होता है और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, इको फ्रेंडली होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, मोड फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स। बल्की गुड्स का मतलब क्या होता है, सबसे यानी कि जो भारी और जो थोक माल सब जो होते हैं, हैवी और बल्की, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मेनली जो हमारा वाटरवेज होता है, जैसे अगर हम इसमें जो यूज, जैसे ओशियन है या हम सी रूट की बात करते हैं, तो इन जगहों पे क्या किया जाता है, हम वाटरवे यूज़ करते हैं। तो ये मेनली आपको आइलैंड नेविगल वाटरवेज देखने को मिलेगा, कितना, तो 14,500 किलोमीटर देखने को मिलेगा। मेजर नेशनल वाटरवे की बात करते हैं तो NW1 जो कि गंगा रिवर पे देखने को मिलेगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। फिर NW2 ब्रह्मपुत्र यानी कि सादिया टू धुबरी। फिर NW3 वेस्ट कोस्ट कैनाल से लेके कहाँ आपको देखने को मिलेगा, केरला। तो ये आपको क्या है, मेन कुछ मेजर वाटर
मेजर नेशनल वाटरवेज आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे सी पोर्ट्स देख रहे हैं, तो यही सी पोर्ट्स से रिगार्डिंग यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, 2023 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। जैसे अगर हम मेजर सी पोर्ट की बात करते हैं तो मुंबई में आपको सबसे लार्जेस्ट देखने को मिल जाएगा, कंडाला, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये 95% ऑफ जो इंडियन फॉरेन ट्रेड होते हैं, जो वो क्या है, यहीं से संभाले जाते हैं, सी पोर्ट्स के द्वारा संभाला जाता है। अब बात करते हैं एयरवेज। एयरवेज का मतलब क्या होता है, वायु मार्ग। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक तो फास्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। ये कनेक्ट करते हैं ऐसे एरियाज जहाँ पे जहाँ पे रेलवे, वाटरवे अगर रीच नहीं हो पाती है, वहाँ पे हम एयरवेज का यूज़ करते हैं। ईज़िली वहाँ पे हमारी जो रीच होती है वो पॉसिबल हो जाती है। तो ये मेनली जो कनेक्ट करते हैं, जो एरिया स्पेसिफिकली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं। फिर देखिए जैसे कुछ हमारी कंट्री के अंदर में स्कीम है, या अगर हम वो जैसे एयरवेज को प्रमोट करने के लिए हमारी इस कंट्री के अंदर जैसे क्या है, उड़े देश का आम नागरिक उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है। तो इसमें मेनली मोटिव क्या रखा गया था कि जो आम पीपल है उनके लिए भी क्या है, एयरवेज एक्सेसिबल हो, ये मेन मोटिव रखा गया था। तो फिर जैसे हम बात करते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये प्रोवाइड कराता है सर्विसेज अलग अलग डिफरेंट रीजन में अपनी एयरवेज सर्विसेज, जैसे जम्मू कश्मीर है या जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो उन जगहों पे वो क्या करता है, अलग अलग जो जगह है वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अब देखिए बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजी जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्लोबली लार्जेस्ट है, जो ग्लोबली यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संचार आपको नजर आएगा। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का मतलब कि जब हम लार्ज स्केल पर कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी मास कम्युनिकेशन में आती है। फिर आता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसका जो फोकस रखा गया है वो किस पे रखा गया है, जैसे इसका जो फोकस देखने को मिलेगा इंटीग्रेटिंग इसमें आईटी के साथ, जो कि डेली लाइफ में यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मिंग जो भी जो नॉलेज होती है इकोनॉमी के रिगार्डिंग में, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। उसके बाद आता है ट्रेड। देखिए ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। अब व्यापार, कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं वो हमारा किस में आता है, ट्रेड में आता है, खरीदना और बेचना। तो ट्रेड हम दो तरीके से करते हैं। पहला एक तो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है कि जब हम कंट्री के ही अंदर में, एक ही कंट्री के अंदर में स्टेट टू स्टेट हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो हमारा इंटरनल ट्रेड हो गया। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है कि जब हम बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, तो इसमें हमारा मेन चीज़ क्या रहता है, हम अपने गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बाहर के देशों को बेचते हैं या बाहर मतलब अपने जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं हम बाहर के देशों को बेच रहे होते हैं, जैसे जैम्स है, ज्वेलरी, केमिकल्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट में आएगा, मतलब बाहर के देशों को हम जब बेच रहे हैं। और इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम बाहर के देशों के साथ खरीदते हैं, तो जैसे हम सबसे लार्ज स्केल पर क्रूड ऑयल खरीदते हैं, डिफेंस की चीज़ें हो गई, मशीन हो गई, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, इंपोर्ट्स में आती हैं। तो ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं, खरीदते या बेचते हैं, वो ट्रेड है। तो इकोनॉमी के अंदर में क्या है, टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, क्योंकि बहुत से ऐसी कंट्री होती हैं जिनकी जो इकोनॉमी होती है वो डिपेंड ही होती है टूरिज्म पे। यानी कि जब बाहर के जो लोग होते हैं वो किसी जगह पे विजिट करते हैं, घूमने आते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी इकोनॉमी को हेल्प मिलती है। जैसे हमारी कंट्री में बहुत से टूरिस्ट घूमने आते हैं, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, इकोनॉमी पे। तो मोस्टली सरकार फिर क्या करती है, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, यानी कि ऐसी जगह जो बाहर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं घूमने के लिए, तो वो
इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करता है। तो सरकार की या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराना और प्रमोट करना। क्यों? क्योंकि जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। जैसे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, मालदीव की बात कर लीजिए, तो ये वो कंट्री है जिनकी इकोनॉमी ही डिपेंड करती है किस पे? टूरिज्म सेक्टर पे। तो ये प्रमोट करती हैं, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने के साथ साथ क्या करती है, जो भी कल्चर्स एक्सचेंज होते हैं उसमें वो उसको प्रमोट करती हैं, जॉब्स क्रिएट करती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो होप सो कि आपका जो चैप्टर 7 है क्लास 10th का वो कंप्लीटली रिवाइज हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता देना। जब 11th क्लास की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे रिवीजन की, तो पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब हम आगे के चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको पता चल गया था, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे 2 ही स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा पेयर सही है। यानी कि जो हमारा मुद्रा पोर्ट था उसके रिगार्डिंग में सही है, बाकी पहला पेयर और दूसरा पेयर क्या है, इनकरेक्ट है। अब जैसे देखिए पहला और दूसरा क्यों इनकरेक्ट है। अगर हम उसके सॉरी पहला हमारा करेक्ट है। प- एक मिनट फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बी देखने को मिलेगा। तो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। देखिए पहला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो हमारा यानी कि कामाराजर जो पोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड देखने को मिलेगा, ये आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 24 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। कहाँ से? कोरोमंडल कोस्ट से। तो ये भारत का 12वां मेजर पोर्ट है और पहला पोर्ट है जो कि किसके द्वारा मतलब ये पहला आपको क्या देखने को मिलेगा, पब्लिक कंपनी देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम मुद्रा पोर्ट की बात करते हैं तो ये हमारी कंट्री का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुद्रा डिस्ट्रिक्ट के पास है। सॉरी, नियर मुद्रा कच्छ डिस्ट्रिक्ट के पास, और है कहाँ पे, ये गुजरात के अंदर में। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम विशाखापट्टनम की बात करें तो वहाँ पे वो विशाखापट्टनम नहीं होगा, वहाँ पे होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नेवा सेवा, यानी कि JNPT। भारत का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर में। तो इसीलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहला और दूसरा पेयर सही है। और पूछा भी यही था कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।